ओके सो यस सिद्धार्थ करेक्ट है। आवाज आ रही सभी को? ओके सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करा रहे थे। हर्षिल वीआरएमएस और वी एवरेज में दोनों में डिफरेंस बताया था यार। वीआरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड वी एवरेज इज मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। तो लास्ट लेक्चर में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करा रहे थे ना। वहां पर एक और चीज है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, हर्षिल फॉर्मूला क्या बताया हमने क्लास में, नोट्स में क्या है फॉर्मूला? वीआरएमएस जो उसी में रूट आता है ना, वी एवरेज में रूट था क्या? वी एवरेज के फॉर्मूले में रूट था क्या? वीआरएमएस क्या है? इट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस इस टाइप से स्क्वायर था। एंड वी एवरेज क्या है? इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डिवाइड बाय n। ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था फॉर्मूला? बाकी तीन जो फॉर्मूले लिखवाए वो याद रखने। वीआरएमएस जो है वो क्या था? √3RT बाय m। एवरेज क्या था? 8RT बाय पाई m रूट में। और वीएमपी क्या था? √2RT बाय m। ये मेन फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने। बोलो। हाँ सर, हम लोग सर वीआरएमएस में स्क्वायर रूट करते स्क्वायर भी करते हैं, और वी एवरेज में अपन खाली मीन करते हैं ना उसका। तो अरे यार, वीआरएमएस इज स्क्वायर का मीन एंड देन उसका रूट। हाँ वो दैट इज वीआरएमएस। और हाँ, एवरेज इज मीन। यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है, रूट भी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट मीन। तो सर उसका फॉर्मूला में रूट कैसा है वो नहीं समझ रहा। किसके फॉर्मूला में रूट कैसे आया? वी एवरेज में, वेलोसिटी के एवरेज में। तो डेरिवेशन है ना, वो हमने डेरिवेशन नहीं कराई है। वो डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाली डेरिवेशन हमने नहीं करा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया तुम। अच्छा सर, ठीक है सर। ऐसे तो वीएमपी में रूट कहाँ से आया? वीएमपी तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है। तो उसमें हमने कहीं रूट देखा था कि नहीं ना? पर तो डेरिवेशन के टाइम रूट आया। तो नाउ हमारे पास जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या मोलार मास चेंज करते हैं। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो ग्राफ है, याद रखना, इसका पीक का हाइट जो है डिक्रीज हो जाएगा। पीक का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 है यहाँ पर। ओके, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। नहीं होती क्या, सेम उसी में कंटिन्यूएशन है। तो जब हम ग्राफ जब हमारे पास कोई गैस है और उसमें टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वीएमपी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना? पीक पर क्या है? वीएमपी है ना। तो पीक पर वीएमपी है तो ऑब्वियसली वीएमपी का वैल्यू बढ़ता ही नहीं बढ़ता। ठीक है, ये पहले वाला वीएमपी है और ये बाद वाला वीएमपी। ओके, ये ओल्ड वीएमपी या ये T1 टेम्परेचर का वीएमपी है और ये T2 टेम्परेचर का वीएमपी है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वीएमपी बढ़ता है ना। फॉर्मूले में हमने लिखवाया था √2RT बाय n, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वीएमपी जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। ओके,
तो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। इसके अलावा पीक का हाइट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो वीएमपी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो पहले से क्या आएंगे, कम आएंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के जितने पहले मॉलिक्यूल थे उतने मॉलिक्यूल नहीं होंगे, उससे कम मॉलिक्यूल होंगे। बोलो वेदांत। Sir, so if we keep it increasing temperature to a certain point, will that mean that there is most probable speed at all the entire graph is the most probable speed? डेल्टा ग्राफ मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? For example, we reach a very high height to the point that the graph becomes almost flat. तो वो तो होगा ही नहीं ना, फ्लैट ग्राफ थोड़ी हो रहा है भाई। मतलब क्या क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा ग्राफ फ्लैट बोल रहा है? So like if you increase the temperature, the graph starts flattening, right? हाँ, ब्रॉड हो रहा है थोड़ा ग्राफ। Yes, sir. What if we keep increasing the temperature to the point that it becomes almost flat, not fully flat but almost flat? नहीं होगा ना, उतना नहीं हो पाएगा। तुम लाइक इंक्रीज करोगे तो भी पीक तो आएगा ही, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। Okay, sir. यूनिफॉर्मली तो हमारे पास वेलोसिटी होगी नहीं। Okay, sir. हाँ तो करेक्ट है ना प्रियस, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ रही है ना, हमने कब बोला कि स्पीड कम हो रही है? दैट्स व्हाई ग्राफ राइट हैंड साइड चला गया ना। ठीक है, ग्राफ देखो राइट हैंड साइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ेंगी। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल का पहले वेलोसिटी कम था उसका पहले से ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, लेकिन हाइट जो है वो पहले से कम आ रही है। ओके, पीक का जो हाइट है वो पहले से कम आ रहा है, मतलब पहले मान लो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के 100 मॉलिक्यूल थे, अभी 100 मॉलिक्यूल ना होके मान लो 80-90 मॉलिक्यूल होंगे। ओके, इसके अलावा दूसरा ग्राफ यहाँ पर हम बना सकते हैं इसका उल्टा। जस्ट उल्टा मतलब क्या है कि मोलार मास जो है उसमें चेंज करें, मतलब कि गैस में चेंज करें। तो पहले से हैवी गैस को ले ले, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज वेलोसिटी ग्राफ अगर हम बनाए। आवाज आ रही है सभी को? दक्ष बोल रहा है कैन नॉट हियर यू। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज वेलोसिटी ग्राफ अगर हम बनाए और चेंज करें मोलार मास में, ठीक है, तो हमारे पास मान लो पहले ग्राफ ये था। ओके, इनिशियली हमारे पास ग्राफ ये था, और अगर हमने मोलार मास बढ़ा दिया तो ग्राफ जो है वो और स्टिक हो जाएगा। ठीक है, M1 पर ये है, तो अगर हमने मोलार मास बढ़ा दिया तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा और ज्यादा स्टिक हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। क्यों? बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के फॉर्मूले में m क्या था, इनवर्सली में था ना, √2RT/m, है ना। तो m बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम होगी ना, वीएमपी कम होगी, है ना। तो वीएमपी कम होगी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीक जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, पीक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बढ़ जाएंगे। पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल थे जिनका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, अभी 100 से ज्यादा हो जाएंगे, मान लो 110 या 120 वगैरह हो। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, पीक का हाइट डिक्रीज होता है। मोलार मास बढ़ाने पर ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, पीक का हाइट इंक्रीज होता है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो प्रकृति देखो, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा एंड पीक का हाइट डिक्रीज होगा। मोलार मास बढ़ाएंगे तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा एंड पीक का हाइट इंक्रीज होगा। बोलो सर अगर वो तो ठीक है कि आगे मतलब if we increase temperature VMP will increase but then why will the graph का height go down, उसका क्या रीजन होगा? देखो, हमारे पास जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। ये दूसरा वाला ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व 1 होता था ना,
तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. तो एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, दोनों ग्राफ्स में। ऑब्वियसली एरिया अंडर द कर्व जो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो जितना एरिया इसका है Yes, sir. उतना एरिया दूसरे वाले का रहेगा। Okay, okay, sir. Understood. ठीक है, एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया उतना ही रहेगा, बस पीक जो है उसका हाइट चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ थोड़ा ब्रॉड हो गया है और पीक का हाइट डिक्रीज हो गया। एंड दूसरे केस में क्या है, मोलार मास वाले में उल्टा है, वहां पर ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है और पीक का हाइट बढ़। सर ऐसा क्यों होता है? अरे यार, एरिया जो है वो क्या है हर्षिल, एरिया जो है, एरिया अंडर कर्व लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी तुम चेंज कर रहे हो, वो तो सेम ही है ना, तो एरिया सेम ही रहेगा। प्रकृति टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई है। फॉर्मूला क्या था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2RT/m ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? पीक पर जो वेलोसिटी है वो, तो ऑब्वियसली पीक पर वेलोसिटी पहले से ज्यादा आएगी। ओके, लेकिन अगर हम मोलार मास बढ़ाएंगे प्रकृति, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम होगी, दैट्स व्हाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आएगी, अभी वैल्यू पहले से कम आएगी। और कोई डाउट है दक्ष तुम्हें? हर्षिल, एरिया सेम होने के लिए ऐसा होता है प्रकृति, क्योंकि एरिया जो है वो सेम रहेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। एरिया को सेम रखना है। बोलो। कुछ डाउट है दक्ष? Sir, I don't have doubt. No, no, तो no. हैंड रेज किया और नीचे करो ना फिर। हाँ बोलो हर्षिल। हाँ सर, मतलब वो फॉर्मूला कैसे समझा आप? फॉर्मूला कैसे होता है, वो ऊपर नीचे है ग्राफ, पर अगर ऐसे समझ नहीं आए तो मास, मोलार मास बढ़ेगा तो फिर से ग्राफ ऊपर कैसे होगा वो समझना है। अरे यार, तो एरिया सेम रहेगा ना भाई, जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है वो, और एरिया तुम्हें सेम रखना है, तो पीक तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट क्यों हो रहा है लेफ्ट हैंड ऐसा? साइड शिफ्ट क्यों? अबे भाई, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट क्यों हुआ? फॉर्मूले से ही देखना उसको भी, और कैसे देखेगा? मोलार मास जब तू बढ़ाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ी, तो पूरी वैल्यू कम हो गई ना। हाँ सर। पूरी वैल्यू कम हो गई मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम हो गया। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब पीक की वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी ये है, उससे कम वेलोसिटी आएगा। ये देखो उससे कम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड गया कि नहीं गया? हाँ सर, पर से मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हाई। हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी के बढ़ गए। जी। बोलो दक्ष, कुछ डाउट है क्या? फिर से हैंड रेज किया हुआ है तुमने।
हो गया सबका? आगे चले। तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट। प्रैक्टिस भाई, ये दोनों ग्राफ वीएमपी के लिए नहीं है, जस्ट हम वीएमपी को कंपेयर करके तुम्हें बता रहे हैं। ग्राफ तो गैस के लिए है, गैस का जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कैसे चेंज हो रहा है उसके लिए है। पीक पर क्या वीएमपी होता है, तो हम जस्ट वीएमपी कंपेयर करके तुम्हें बता रहे थे कि वीएमपी जो है कैसे चेंज हो रहा है, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, और उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होता है। तो नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर रियल गैस। तो एक्चुअली क्या होता है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन हमारे पास गैसेज जो हैं वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते जनरली। एक्सपोनेंटली जब देखा जाता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते, तो इसे हम बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारे पास गैसेज जो हैं वो डिविएट हो जाती हैं आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन से। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। प्रथम वीडियो होने तुम्हारा। तो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, तो हमारे पास जो गैसेस हैं ये क्या होती हैं, डिविएट हो जाती हैं आइडियल गैस लॉ से। तो जनरली गैसेस do not follow ideal gas equation या ideal gas law। It is called deviation from ideal gas law। ठीक है, अब ये डिविएशन का रीजन क्या है, ये हम बोल रहे हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको आइडियल गैस लॉ को कैसे फॉलो क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, दिस डिविएशन occurs। तो क्या रीजन है भाई, किसकी वजह से डिविएशन हो रहा है? तो एक रीजन तो यह है कि हमारे पास, देखो हमने अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट किया है कि नहीं? हम क्या बोलते हैं कि गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर गैस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेक्ट किया जा सकता तो फिर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता था। गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होता तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। ओके, तो गैसेज जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, इसे हम बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेंगे तो ये डिविएशन हो जाएगा आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन से। और इस डिविएशन का रीजन क्या है? तो पहला रीजन है कि हम अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करते आए हैं, बट एक्चुअली हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नेग्लेक्ट कर सकते तो फिर गैस जो है लिक्विफाई होती नहीं, बट गैसेस तो लिक्विफाई होती है ना। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of attraction between gas molecules
cannot be neglected because without intermolecular force gas cannot be liquefied. ठीक है, because without intermolecular forces gases cannot be liquefied. क्लियर है? तो फर्स्ट रीजन ये है डिविएशन का, गैसेस जो है लिक्विफाई हो जाती है। और क्यों होती हैं? क्योंकि गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, तो पास में आते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। हम जैसा देख रहे हैं कि यार सारी गैसेज जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है या सारी गैसेज जो है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। बट हम आइडियल गैस में तो उसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला रीजन हो गया, लिखो। देन सेकंड रीजन भी बताते हैं। और सिर्फ ब्लैक वाले में क्या है, हम यही बोल रहे हैं कि जो आइडियल गैस हमारे पास जो गैसेज होती हैं वो PV इक्वल टू NRT है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो गैसेज हैं आइडियल गैस इक्वेशन का PV इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस फ्लो। तो ये क्यों होता है उसका रीजन हमने बताया। यस, ऑल गैसेज। बोलो दैट। सर, I'm asking that suppose जब गैस फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है। फिर जब कम होता है, हाँ, जब पास में कंप्रेस करना शुरू करते हैं तो फिर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दैट इज हेलो। तो जैसे जैसे पास में आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू कर देंगे ना। अच्छा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसलिए ना। जब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो अट्रैक्शन हमारे पास, उस अट्रैक्शन मतलब जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ना। तो सर वो इक्वेशन का गैस में क्या काम हुआ? तो वो हम PV इक्वल टू NRT जनरली लगाते हैं क्योंकि हम सारी गैसेस को आइडियल गैस मानते हैं, बट होती नहीं है वो आइडियल गैस। दैट अट्रैक्शन की बात अगर करेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विड में ज्यादा अट्रैक्शन है गैस से, बट हम गैस की बात करें, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गैस। हाँ हर्षित, ठीक है सबने? बोलो। हाँ सर, तो मतलब वो PV इक्वल टू NRT खाली वो गैसेस में वो करते हैं, फॉलो करते हैं, पर वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए ना। हाँ बट हम करते हैं क्योंकि उससे हमें इजी मिलता है सब कुछ। तो सभी गैसेस को हम आइडियल गैस ही मानते हैं, होती नहीं है बट मानते हैं। तो PV को वो आइडियल गैस वाला कांसेप्ट खाली मानते हैं, वो है नहीं, एक्सेप्शन हाँ, है। है नहीं, इसलिए हमारे पास अभी रियल गैस इक्वेशन आएगा अभी बात।
बट रियल गैस इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं करते कहीं पे, ठीक है, हम आइडियल गैस इक्वेशन को ही करते हैं। लिख लिया सबने? तो हमारे पास फर्स्ट रीजन था जिसकी वजह से गैसेज जो है वो PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसे हम डिविएशन भी बोलते हैं, डिविएशन हो गया। इसके अलावा सेकंड रीजन जो है वो है कि हम गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, लेकिन अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम छोटा ले लेना, अगर हमारे पास कंटेनर छोटा हो जाए तो फिर हमें गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी तक हम इसको नेग्लेक्ट करते आए थे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज स्मॉल, ठीक है, या फॉर स्मॉलर वॉल्यूम कंटेनर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंटेनर्स जो है उनका वॉल्यूम छोटा है तो उनमें जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें वहां पर उनको क्या है कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से जो गैसेस हैं वो PV इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती। हम आइडियल गैस के केस में दोनों चीजें करते हैं। हम आइडियल गैस में क्या करते हैं, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज क्या करते थे, हम गैस मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट करते थे, बट ये दोनों चीजें हम नहीं करते। बोलो सर, तो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं तो वो इक्वेशन ही रॉन्ग है, फिर हम उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज गूंज रही है, क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कोई भी गैस आइडियल गैस है नहीं तो देन व्हाई विल वी यूज दैट इक्वेशन ओनली? रॉन्ग है ना वो तो। हाँ तो क्योंकि सिंपल है यार, वो अप्रोक्सीमेट दे देता है, एग्जैक्ट नहीं देता, अप्रोक्सीमेट दे देता है। अच्छा ओके, अप्रोक्सीमेट। रियल गैस जो है वो हमें एग्जैक्ट देगा बट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर सेकेंड पॉइंट का मतलब यह है कि हम आइडियल गैस के लिए गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। अभी हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पॉइंट लिखवाए थे तो हमने क्या लिखवाया था, एक पॉइंट था ना कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट ऐसा है नहीं। अगर कंटेनर छोटा हो गया ना तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम भी फिर तुम्हें कंसिडर करना पड़ जाएगा।
ओके, हमारे पास जैसे ये एक बड़ा कंटेनर है और इसमें 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है बहुत, इसको ऑब्वियसली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ ये छोटा कंटेनर आ गया और इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, अभी उसे कंसिडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बड़ा कंटेनर में तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे हो गए बड़े कंटेनर के कंपेयर में, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन छोटा कंटेनर है तो फिर वो नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। समझ आया? व्हाई डिड वी नेग्लेक्ट बट? तो ये तो भाई हर्षिल ये तो थ्योरी है ना कि यार गैस मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे वॉल्यूम के होते हैं, इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं ना। ये तो आइडियल गैस के टाइम बोला गया है ना कि यार वो गैस मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं। ओके, उनका जब तुम साइज देखते हो तो बहुत छोटा साइज आता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। और क्या रीजन? किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेरिजन में बहुत कम आएगा। हाँ, तो अर्थिल तो भी वही सेम चीज है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल नहीं हो जाएंगे कि तुम जो मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम कंसिडर कर, ठीक है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में यार याद है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता था। ये पढ़ा है तुमने 9th-10th में भी, कभी तो पढ़ा होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल बहुत दूर है इससे, तो इसलिए हमारे पास खाली जगह बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा है और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटा है। समझा ही नहीं यार? ये तो तुमने पढ़ा हुआ ना 9th-10th में कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है काफी ज्यादा होता है, सॉरी काफी कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। पढ़ा है ना? तो उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, मतलब कि हमारे पास खाली जगह बहुत ज्यादा है। ओके, तो खाली जगह बहुत ज्यादा मतलब कंटेनर बहुत बड़ा है और मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को तुम क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास, तो ये जो गैसेज हैं इनको हम क्या बोलेंगे? रियल गैस बोलेंगे। तो अभी रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके लिए हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि है जेड। तो ये रियल गैस को आइडियल गैस से कंपेयर करेगा। तो ये हम 2 टर्म्स में लेंगे, एक लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और एक लेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पहले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास मतलब ये दोनों रीजन हमने जो बताया इसकी वजह से क्या एक्चुअल में गैस का प्रेशर जो है वो और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों रीजन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज की वजह से प्रेशर चेंज होगा
और हम गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये दोनों चीजें चेंज होती। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इसको हम दो टर्म्स में देखेंगे, एक तो देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और देखेंगे एक दूसरा देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखते हैं। तो जेड इज वीएम रियल, रियल गैस का मोलार वॉल्यूम, वीएम मतलब मोलार, डिवाइड बाय वीएम आइडियल, वीएम मतलब मोलार वॉल्यूम। तो रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम, दैट इज जेड। अब देखो आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना। तो मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम। या हम बोल सकते हैं कि जब एन की वैल्यू तुम 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मोलार वॉल्यूम। तो पीवी एम इज इक्वल टू आर टी हो गया ना। यहाँ से वीएम क्या आ गया, ये आ गया आर टी अपॉन सी। तो ऑब्वियसली ये वीएम क्या है, दिस इज नथिंग बट वीएम आइडियल ना, क्योंकि हमने आइडियल गैस के लिए निकाला है। तो ये हमारे पास जो वीएम आया दिस इज नथिंग बट वीएम आइडियल। ठीक है, चलो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो वीएम इज आर टी अपॉन पी, ठीक है, एंड दिस वीएम इज नथिंग बट वीएम आइडियल। तो वीएम आइडियल हो गया अपने पास आर टी बाय सी। नाउ अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो जेड क्या आएगा, तो जेड इज वीएम रियल डिवाइड बाय आर टी अपॉन पी। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी वी एम रियल डिवाइड बाय आर टी। तो ये हमारे पास जेड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको जस्ट सिंपली ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और जेड इज इक्वल टू पी वी एम बाय आर। ठीक है, पी वी एम रियल या पी वी एम बाय आर। तो ये हमारे पास जेड आ जाएगा। जब भी तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जेड निकालने के लिए। आई वाज सेइंग कि अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास है, उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो जाता है। ओके, रियल गैस और आइडियल गैस में प्रेशर का डिफरेंस आता है ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स। एंड जब हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम में डिफरेंस आता है बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस। ओके, तो दो ही चीजें डिफरेंट होंगी रियल और आइडियल गैस, एक तो प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। तो पहले हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिया है जेड, बाद में हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेंगे। तो जेड निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला है एक तो। ठीक है, पीवीएम रियल डिवाइड बाय आरटी, ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं पीवीएम बाय आरटी। इसके अलावा और भी 2-3 फॉर्म है इस फॉर्मूले के, वो बता देते हैं। पहले लिखो ये, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली हम रियल गैस को आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कंपैरिजन है दैट इज जस्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, सो कंपैरिजन दो ही चीजों में हो सकता है, एक प्रेशर में और दूसरा वॉल्यूम। बाकी टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे रियल गैस हो आइडियल गैस हो, वो टेम्परेचर एक ही माना जाएगा, क्योंकि हम वो तो हीटिंग या कूलिंग करके ले रहे हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थोड़ी चेंज हो जाएंगे रियल या आइडियल गैस हुआ। ओके, तो जो चेंज आता है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम में आता है। दैट्स व्हाई प्रेशर का कंपैरिजन या वॉल्यूम का कंपैरिजन जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। रियल गैस और आइडियल गैस की प्रॉपर्टी कंपेयर कर रहे हैं, दो ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम।
तो रियल गैस की प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करेंगे आइडियल गैस से, तो ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सिद्धार्थ बोलो। सर ऊपर जो अपने दो पॉइंट लिखे थे उससे मालूम पड़ता है कि रियल गैस है ना, वो जो फॉलो करते हैं गैसेस को। हाँ हाँ, वो मतलब जो आइडियल गैस से डिविएट होती है वो सारी गैसेस को हम क्या बोलते हैं, रियल गैस बोलते हाँ तो सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब अपन वो रियल गैस और आइडियल गैस में कंपेयर कर रहे हैं ना, हैं। हाँ तो डिवाइड करेंगे सर, हाँ उसको डिवाइड करेंगे रियल गैस हाँ, का जो। वही रियल गैस को आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब रियल गैस का प्रॉपर्टी को आइडियल गैस की प्रॉपर्टी कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर तो मतलब हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करें ना कि गैसेस को डिवाइड कर रहे हैं ऐसा। रहे हैं। गैसेस को डिवाइड करने का मतलब क्या, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, गैस कैसे डिवाइड होंगी भाई? वही रियल इसलिए गैस डिवाइड बाय आइडियल गैस है, ऐसा ऐसा होता है क्या? ऊपर रियल गैस भरी, नीचे आइडियल गैस भर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे होता है क्या? नहीं वही मेरे को कंफ्यूज होता है। मैं अर्थिल को दक्ष से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं उनकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मान लो मास डिवाइड कर दिया, हाइट डिवाइड कर दिया ना, वही चीज डिवाइड होंगी ना। मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि हर्षिल डिवाइड बाय दक्ष, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो वही चीज है। तो आइडियल गैस, रियल गैस को आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं, एंड हम हाँ मैं ऐसा जरूर बोल सकता हूँ, मैं हर्षिल को दक्ष से कंपेयर कर। ओके, तो वो कंपेरिजन किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, समझ आया? जी सर। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि रियल गैस को आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं, एंड रियल गैस और आइडियल गैस में दो ही चीजों का डिफरेंस है, एक है प्रेशर का और दूसरा है वॉल्यूम का। तो हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे या ये प्रेशर कंपेयर करेंगे? कंपेयर कर रहे हैं मतलब यहाँ पर डिवाइड करके अच्छा कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस नहीं करे ना ऐसा, जैसे फिजिक्स। नहीं, कंप्रेस मतलब कंप्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, उसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट बाद में आएगा कि यार जेड अगर लेस देन 1 होता है ना, तो हमारे पास गैस इजीली कंप्रेस हो जाती है या लिक्विफाई हो जाती है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है? जेड कैन बी लेस देन 1, जेड कैन बी ग्रेटर देन, बट जेड लेस देन 1 होता है तो इजीली कंप्रेसिबल होती है गैस, या इजीली लिक्विफाइड होती है, तो सर हम वो अभी वो बाद में बताएंगे, वो पीवी बाद में को बताएंगे। एनआरटी किया आपने, फिर पीवीएम हाँ, क्या मतलब, वो मोलार मास वीएम कैसे मतलब calculate करा? वीएम क्या है? वीएम इज मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1 मोल का वॉल्यूम, है ना? तो हाँ नंबर ऑफ मोल्स को अगर तुम 1 कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? मोलार वॉल्यूम हो गया, हाँ। ठीक है? हो गया सबका? नॉइस के अदर फॉर्म भी आ सकते हैं, तो बाकी कौन सा दूसरा फॉर्म है? तो देखो, जेड को हम लिख सकते हैं, जेड क्या है यहाँ पर? पीवीएम अपॉन आरटी है, ठीक है? तो अगर मोलार वॉल्यूम दिया तो ऐसे नहीं कर लेंगे, अगर मोलार वॉल्यूम नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, ठीक है? इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये फॉर्मूला हो जाता है पीएम डिवाइड बाय डीआरटी, ठीक है? यहाँ पर डी जो है वो क्या है? एम इज मोलार मास, एंड डी जो है वो क्या है? डेंसिटी, ठीक है? तो ये 2-3 फॉर्म है जो तुम याद रख सकते हो, ये 3 फॉर्मूले हमने जो लिखे जेड के, याद रख लो, ठीक है? जनरली तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा कि तुमसे
प्रेशर, मोलार मास, टेम्परेचर ये दे दिया और जेड निकलवा रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जनरली, और वो हम अभी आगे कुछ 3-4 केस लेंगे, मेनली उस वाले पार्ट से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम 3-4 केस लेने वाले हैं, तो उस वाले पार्ट से जनरली क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर प्रेशर, मोलार मास, सॉरी मोलार मास या डेंसिटी, मतलब ये सब की वैल्यू देंगे नहीं तुम्हें कि तुम्हें इनकी वैल्यू दे दी और तुम जेड निकाल रहे हो, ऐसा जनरली नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली नहीं आते इस वाले पार्ट, ओके। इस वाले पार्ट पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली नहीं आते। नो कवर अप लेक्चर में वापस ये सब क्यों कराएंगे, कवर अप में जो पहले वाला पार्ट है वही कराएंगे, और पहले वाला पार्ट का जनरली अभी कुछ यूज हो नहीं रहा है, बस एक इक्वेशन यूज हो रही है पहले वाले पार्ट की, एंड दैट इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कि हमने तुम्हें पहले भी बता दिया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज आइडियल गैस। जस्ट ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, हमने जितने लेक्चर अभी तक कराए तुम्हारे उसमें, और कुछ यूज हुआ नहीं, ओके। तो ये तो सभी के लिए मतलब एक जैसा है, चाहे पहले जो नए स्टूडेंट आए उनके लिए या जो पहले से स्टूडेंट चल रहे हैं, सबके लिए एक जैसा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस पीवी इक्वल टू एनआरटी न्यू स्टूडेंट के लिए नया है और पहले वाले स्टूडेंट के लिए पुराना है, बस ये डिफरेंस, और कुछ नहीं। ठीक है। नाउ अच्छा, इसके अलावा आइडियल गैस जो है उसके लिए याद रखना, फॉर आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे किसी में भी देख लो, यहाँ पर तुम 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो पीवीएम इक्वल टू आरटी आ जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा, यहाँ पर करोगे तो पीएम इक्वल टू डीआरटी आ जाएगा, है ना। तो जो कि आइडियल गैस के लिए होता ही था, ओके। तो आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, एंड रियल गैस के लिए ऑब्वियसली जेड या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यार आइडियल गैस के लिए जेड 1 क्यों है, क्योंकि ये जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, एक तरह से आइडियल बाई आइडियल होगा ना, ठीक है। तो जेड 1 ही आया, तो आइडियल गैस के लिए जेड 1 होगा, रियल गैस के लिए जेड या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। बोलो। सर आप बोल रहे हैं वो वीएम मोलार मास वाला कुछ तो। वीएम इज मोलार वॉल्यूम। हाँ मोलार वॉल्यूम वो नहीं समझा था मैं, म्यूट हो गया था तो पूछ नहीं पाया मैं। क्या आप बोल रहे हैं मोलार वॉल्यूम 1 होगा। मोलार वॉल्यूम 1 होगा, ये कब बोला मैंने? हाँ आप कुछ बोल रहे थे, मैं म्यूट हो गया था, मैं कुछ पूछ नहीं पाया था, वो समझा नहीं था मोलार मुझे। वॉल्यूम इज 1 मोल का वॉल्यूम। हाँ मोलार मतलब 1 होता है, मोलार मतलब 1 मोल का। जैसे मैं बोलूंगा मोलार मास तो 1 मोल का मास, मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ओके। हाँ, तो वो एन का गया था, फिर उसमें नंबर ऑफ मोल्स का गया था। अरे यार देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे है ना, तो अगर तुम एन को 1 करोगे तो वी को लिख सकते हो वीएम। क्यों? क्योंकि एन को 1 कर दिया मतलब 1 मोल आ गया, और 1 मोल का वॉल्यूम मतलब मोलार वॉल्यूम, तो वी को वीएम लिख दो। समझा ही नहीं आया? एक तो ये चीज कर सकते हो तुम, जब एन को हम 1 करेंगे तो वी क्या हो गया, वीएम हो गया, एक तो ये कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि यार एन मोल का वॉल्यूम है वी, एन मोल का वॉल्यूम क्या है वी, तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या है, वी बाय एन, है कि नहीं? यूनिटी मेथड, एन मोल का वॉल्यूम वी, 1 मोल का वॉल्यूम वी बाय एन, तो वी बाय एन को हम वीएम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है, ओके। तो वी बाय एन वी बाय एन को हमने वीएम लिख दिया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में P इंटू वी बाई एन इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो वी बाई एन को क्या लिख सकते हो, वीएम लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो सर वो आइडियल गैस अभी आपने वो लिखा है ना, क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस के लिए जेड 1, हाँ पीवीएम रियल, तो उसको पीवीएम बोल सकते हैं खाली क्या? हाँ, वो पीवीएम रियल मतलब वो पीवीएम लिख रहा हूँ तो उसका मतलब पीवीएम रियल लिख, ठीक है। यहाँ पर हम जो पीवीएम लिख रहे हैं इसका मतलब पीवीएम रियल, ओके, वीएम रियल है। तो उसको आइडियल गैस से डिवाइड करना तो 1 तो ही ना होगा, तो रियल को, क्या? रियल गैस को आइडियल गैस के लिए
आइडियल गैस के लिए 1 होगा, क्योंकि हम आइडियल गैस का Z निकाल रहे हैं, मतलब आइडियल को आइडियल से कंपेयर कर रहे हैं ना, डिविएशन हुआ ही नहीं ना फिर। हाँ आइडियल गैस का Z 1 क्यों है? क्योंकि हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? आइडियल गैस से ही कर रहे हैं। तो आइडियल गैस, अगर उसको किसी गैस को हम आइडियली मान रहे हैं तो डिविएशन थोड़ी है फिर तो रियल को आइडियली मान के चलोगे ना, तो आइडियल बाय आइडियल तो 1 हो गया ना। तो आइडियल माइनस रियल को बीच में ऐसा। हाँ, वही है ना, आइडियल गैस जो है उसके लिए Z 1 होता है, मतलब नो डिविएशन। जी सर। ओके हाँ। और दक्ष तुम जो बोल रहे हो उसका भी डेरिवेशन यहीं से देख सकते हो ना यार। ये Vm को तुम क्या लिख सकते हो? V बाय N लिख सकते हो ना, जो हमने अभी बताया इसको। Vm को क्या लिख सकते हो? V बाय N। ओके, तो यहाँ से वो डेरिवेशन आ सकता है। एंड देन Pm इक्वल टू DRT में भी ऐसा ही डेरिवेशन आ जाएगा। बोलो सर हम प्रेशर और वॉल्यूम किसका लेंगे न्यूमरेटर में, रियल गैस या आइडियल गैस का? अरे यार क्या लिखा था? Vm रियल लिखा था ना। हाँ यस सर। हाँ तो वही है ना, Vm रियल को ही हमने Vm लिख दिया बाद में। अच्छा ये सब रियल का ही है, ठीक है। ओके ओके। बट जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल इस पे नहीं आता, ठीक। तो ये हमारे पास Z हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो Z जब भी हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला ही लगाएंगे Z निकालने के लिए। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाला जो पार्ट है उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास किस टाइप के फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है 2 टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन से है? अट्रैक्शन वाले हैं या रिपल्सन वाले हैं, ठीक है। तो नाउ Z हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो Z हुआ हमारे पास P रियल डिवाइड बाय P आइडियल। अब देखो हमारे पास 2 केस यहां पर आएंगे। केस 1, अच्छा देखो इससे पहले मैं थोड़ा एक ऐसे ही बता दूं कि हमने बताओ प्रेशर क्यों आता है, गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर क्यों आता है बताओ, या गैस का प्रेशर क्यों आता है? हमने बताया तुम लोगों को गैस का प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या आता है? प्रेशर आता है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं या हिट करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर आता है। ओके, अब हमारे पास अगर अट्रैक्शन फोर्स है, गैस मॉलिक्यूल्स में क्या अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये जो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल को पुल करेगा ही नहीं करेगा बताओ? जो मॉलिक्यूल पहले स्ट्राइक कर रहा था उस मॉलिक्यूल को पीछे वाला मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? पुल कर लेगा, अगर अट्रैक्शन हुआ तो। अगर पुल कर लेगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो पहले जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था उतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा क्या? नहीं करेगा ना, उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ही नहीं करेगा, है ना। पहले जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, क्यों? क्योंकि पीछे वाला मॉलिक्यूल उसे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। ओके, तो कम वेलोसिटी से स्ट्राइक किया मतलब प्रेशर कम जनरेट होगा कि नहीं होगा बताओ? जितना ज्यादा वेलोसिटी से मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वॉल को उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना कम प्रेशर। समझ आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये इस गैस मॉलिक्यूल को पुल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से ये गैस मॉलिक्यूल पहले जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक होगा, एंड उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ
तो if attraction force if attractive forces या attraction forces are dominating, then gas molecules if attractive forces are dominating, then gas molecules strike wall of container with lesser velocity that is pressure decreases. ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीजेज मतलब ठीक है, सो प्रेशर डिक्रीज होगा, हम बोल सकते हैं पी रियल जो है तो फिर क्या हो गया, लेस देन पी आइडियल हो गया। तो पी रियल लेस देन पी आइडियल हो गया। एक मिनट यार, पवित्र परेशान कर रहा वन मिनट। ऑफलाइन क्लासेज ना, ऑनलाइन क्लासेज पता नहीं कब तक चलेंगे। एक मिनट। तो पी रियल जो है लेस देन पी आइडियल आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल इज लेस देन 1 एंड पी रियल बाय पी आइडियल इज लेस देन 1, मतलब जेड लेस देन 1। ओके, तो यहां से यही चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, इफ जेड इज लेस देन 1 देन कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जेड निकालने के लिए वो हमने जो फॉर्मूले अभी तुम्हें बताया वो यूज करोगे। यहां से जस्ट तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर जेड लेस देन 1 है इसका मतलब होगा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर आइडियल गैस में कुछ नहीं होगा, आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। आइडियल गैस में तो क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उतने से ही करता रहेगा वो। ओके, इस पीछे वाले मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं है उसके साथ। ओके, बट रियल गैस में क्या है, पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल को पुल कर लेगा और उसकी वजह से कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा।
बोलो अर्शिल, क्या डाउट है इसमें? हाँ सर, देखो आपने यहाँ पर लिखा है नीचे PVM इक्वल टू RT, तो उसमें अगर वो अपन पहले इक्वेशन में लगा दे फॉर्मूला में Z इक्वल टू PVM अपन RT में, तो इसके लिए आइडियल गैस का Z इक्वल टू 1 होगा ना? हाँ भाई, हाँ, और अगर रियल गैस में अपन करने जाए तो क्या होगा फिर? रियल गैस में या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा गैस, क्योंकि तो वहां पर हमारे पास जो है ये 1 नहीं आ पाएगा, सब्स्टिट्यूट करने पर 1 नहीं आ पाएगा, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो 1 नहीं आ पाएगी वहां पर, तो क्या लगाएगा? क्योंकि रियल गैस का ये सब अलग होगा ना, PVM वो सब। हाँ वही, हाँ तो वही वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए प्रेशर मतलब अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, रियल गैस और आइडियल गैस। ठीक है, तो इसलिए तो वैल्यू जो है फिर गैस रियल के लिए 1 नहीं आएगी, आइडियल के लिए 1 आएगी। फिर गैस के लिए ना? हाँ, जी सर। दोनों के लिए ऑब्वियसली वीएम को तुम V/N लिख सकते हो, क्योंकि वीएम जो है 1 मोल का वॉल्यूम है, तो वो तो दोनों के लिए 1 हो गया। ठीक है, चाहे रियल हो या आइडियल, दोनों के लिए वीएम को V/N लिख सकते हो, लेकिन ये जो वैल्यू है ये रियल के लिए 1 नहीं आएगी, आइडियल के लिए 1 आ जाएगी। समझ आया? नाउ आगे चलें, ये लिख लिया सबने? चले ना आगे। तो एक केस 1 था जिसमें हम बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। नाउ अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, है ना? तो केस 2 हम लेंगे रिपल्सिव फोर्स वाला। तो थोड़ी देर पहले वैसे मैं बता रहा था एक चीज कि यार जेड लेस देन 1 जब होता है तो ज्यादा कंप्रेसिविटी होती है या इजीली लिक्विफाई होती है। तो यहाँ से देख सकते हो ना, क्योंकि जेड लेस देन 1 है तो कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स ना, और जब अट्रैक्शन होगा तभी तो गैस लिक्विफाई होगी ना, है कि नहीं? तो यहाँ से वो चीज तुम देख सकते हो। तो नाउ केस 2 हम बोल रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट किया तो अब देखो इस डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास पहले ये गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा था, पीछे से कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं था, आराम से स्ट्राइक कर रहा था, तो कुछ वेलोसिटी वगैरह थी। लेकिन अभी देखो ये पीछे वाला गैस मॉलिक्यूल जो है ये रिपेल करेगा इसको, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये पीछे वाला गैस मॉलिक्यूल अगर इसको रिपेल करेगा तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ही नहीं करेगा? ओके, तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो पहले से ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। ओके, समझ आया? तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ repulsive forces are dominating, then gas molecules strike with wall of container। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक wall of container with higher velocity, that is pressure increases, ओके। सो ऑब्वियसली पी रियल जो है वो भी क्या आ गया? पी आइडियल से ज्यादा आ गया, एंड पी रियल ग्रेटर देन पी आइडियल है, मतलब पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। ये हम बोल सकते हैं कि जेड जो है वो आ गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जेड क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, नाउ एक चीज याद रखना, मैं थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें कि फॉर लिक्विफिकेशन
जेड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन के लिए जेड लेस देन 1 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लिक्विफिकेशन कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स कब होते हैं, जब जेड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ओके, तो यहाँ से बस ये चीज याद रखो कि अगर जेड लेस देन 1 है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बोलो। सर क्वेश्चन में z का वैल्यू देंगे ताकि हम, क्योंकि हम तो बता नहीं पाएंगे ना अट्रैक्टिव डोमिनेट कर रहा है रिपल्सिव कर रहा है। हाँ मतलब वही है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे इसमें, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, थियोरेटिकल डायरेक्ट आ सकता है कि इफ रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग देन जेड इक्वल टू 1, जेड लेस देन 1, या तुम्हें मान लो ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग। तो फर्स्ट दे दिया जेड इक्वल टू 0.5, सेकंड दे दिया जेड इक्वल टू 1, थर्ड दे दिया जेड इक्वल टू 1.5, फोर्थ दे दिया जेड इक्वल टू 2। समझ आया? तो इस टाइप सर से यस डायरेक्ट सर। आ सकता है। सर वो z ग्रेटर देन 1 ऐसा तो नहीं है ना, लिक्विफाई होगा नहीं, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बस। नहीं नहीं, लिक्विफाई होगा ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे ही नहीं ना। जब तक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेंगे तो गैस लिक्विफाई कैसे होगी? ओके, नहीं तो सर, जब z लेस देन 1 है, सपोज मुझे z लेस देन 1 में 10 न्यूटन लगा कंप्रेस और लिक्विफाई करने के लिए, और नहीं, रिपल्सन हो रहा है तो गैस, रिपल्सन हो रहा है तो गैस मॉलिक्यूल पास ही नहीं आ सकते ना, रिपल्सन है। ओके, सर बट एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगाएंगे तो फिर तो उसको नहीं ओवरकम कर उस देंगे ना। देखो, उस चीज के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन है लिक्विफिकेशन के लिए, बाकी वो बाद में बताएंगे। बट अभी जस्ट इस चीज पे रखो कि जेड लेस देन 1 है तो ही लिक्विफिकेशन होगा, ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन 1 में नहीं। ओके सर।
चला आगे, लिख लिया सबने ना? हर्षिल पीवीएम में डाउट क्या है पहले ये तो बताओ, तुम्हारा पीवीएम वाला डाउट क्लियर नहीं हो रहा, क्या क्लियर नहीं हो रहा बोलो? सर हम लोग जेड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है, तो वन कैसे हो रहा है? अबे यार जब वन तभी होगा ना जब आइडियल गैस है, हमेशा थोड़ी वन हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? आइडियल गैस है तो ही वन होगा ना, तो रियल गैस में थोड़ी वन होगा। रियल गैस है तो जेड या तो लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा। हाँ, पर सर अपन कंपेयर कर तो रियल गैस और आइडियल को कंपेयर करें, तो आइडियल को थोड़ा कंपेयर करेंगे सर। हाँ तो आइडियल को करेगा तो वन हो गया ना, तुझे तुझसे कंपेयर करूंगा तो क्या आया, तेरे मार्क्स से कंपेयर करूंगा, वन आएगा ना भाई। हाँ मतलब हम लोग सर हम लोग कंपेयर करें तो रियल गैस से करना चाहिए ना कंपेयर, आइडियल गैस को। अरे तो इसलिए तो बोल रहे हैं रियल गैस का जेड वन नहीं होता है। तेरा मार्क्स और दक्ष के मार्क्स को कंपेयर करूंगा तो अगर ऑब्वियसली जनरली वन नहीं है वो, है ना, मतलब जनरली सेम नहीं है, तो ये या तो तेरा मार्क्स दक्ष के कंपेयर में लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा, लेकिन तेरे मार्क्स को तेरे से ही कंपेयर करूंगा तो इक्वल टू वन आएगा ना। हाँ सर, तो अपन एक ही गैस को दो मतलब कंपेयर करते हैं। तो इसलिए मतलब एक इसको ऐसे सोचो कि एक के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो उस रियल के आइडियल के कंपेयर में हम आइडियल से हम कंपेयर कर रहे हैं रियल को, ठीक है। तो वहां पर ऑब्वियसली जेड या तो लेस देन वन है ग्रेटर वन है, तो जेड के लिए मतलब रियल गैस जो है ये सॉरी आइडियल गैस के लिए जेड क्या हो गया, वन हो गया, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो कंपेयर कर ही रहे हैं। तो आइडियल गैस का जेड जो है वो वन है और रियल का या तो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन। तो रियल गैस को रियल गैस से कंपेयर करें तो होगा कैसा, मतलब चलता है? रियल गैस को रियल गैस से कंपेयर कर सकते हैं क्या? कंपेरिजन तो आइडियल के रेस्पेक्ट में है ना, रियल के रेस्पेक्ट में थोड़ी है। अच्छा, मतलब खाली आइडियल के रेस्पेक्ट में करने का है दोनों हाँ को। आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, तो अगर आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो रियल गैस है तो ऑब्वियसली कंपेरिजन करने पर या तो लेस देन वन या ग्रेटर देन वन है। बट अगर मैं हाँ, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ कि आइडियल गैस का जेड क्या है, तो वो वन हो गया। क्यों? क्योंकि हम कंपेरिजन जो है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस कर रहे हैं। तो वो सेम गैस को लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट गैस को लेंगे, मतलब तो उसमें भाई अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज जेड ऑफ आइडियल, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे आइडियल गैस का जेड निकालना, ठीक है। तो कंपेरिजन किसके रेस्पेक्ट में? आइडियल के रेस्पेक्ट, ठीक है। हाँ तो आइडियल के रेस्पेक्ट में जेड किसका निकालना? आइडियल का निकालना है, तो हाँ सब आइडियल का निकलेगा ना। वो समझ गया, वो डाउट क्लियर हो गया, पर वो हाँ, गैस मतलब सेम होगा ना, वो सेम आइडियल गैस होगा ना। और अलग गैस तो ये बता जेड किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या किसके रेस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं? आइडियल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना। हाँ आइडियल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे ये है, तो अगर मुझे जेड निकालना है, जेड इज वीएम रियल डिवाइड बाय वीएम आइडियल, तो ये तो रियल गैस का हो गया। बट व्हाट अबाउट आइडियल गैस का? तो आइडियल गैस का अगर मुझे जेड निकालना तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा वीएम आइडियल डिवाइड बाय वीएम आइडियल, क्योंकि मुझे जेड रियल का नहीं निकालना, मुझे भी आइडियल का निकालना। हाँ हाँ तो तब क्या हुआ? जेड वन आया ना। जी तो सर। फिर उसको ऐसे देख लो कि हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस कर रहे हैं, तो आइडियल का तो जेड वन ही लेंगे, रियल का या तो लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन। जी सर। बोलो कुछ डाउट है? सर तो हम Z में we can put any gas on numerator and denominator में हमेशा आइडियल रहेगा। हाँ अच्छा ओके सर और हम दोनों गैसेस सेम लेते हैं। दोनों गैसेस सेम, We take both the gases same like हाइड्रोजन का रियल गैस एंड आइडियल गैस हाइड्रोजन का ही। हाँ तो क्या ऑब्वियसली मतलब अपने पास क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आइडियल गैस हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस है तो सब सारी गैसेस को मैं आइडियल ही मानूंगा, चाहे हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन कोई भी हो, तो आइडियल गैस हम सभी को ही मानूंगा। नहीं Z ठीक है, कंपेयर करने के लिए। जेड कंपेयर करने के लिए वही है ना, आइडियल गैस अगर है तो सभी सारी गैसेस का सेम ही हो गया ना। अगर मैं आइडियल गैस मानता हूँ तो ये थोड़ी जस्ट हाइड्रोजन को आइडियल मानूंगा, सबको मैं आइडियल मान लेता हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली सेम गैस की बात करेंगे हम। अगर तुम आइडियल हाइड्रोजन को आइडियल ले रहे हो तो रियल भी हाइड्रोजन को ही ले लो।
ठीक है, बट वो चीज जनरली नहीं आएगी, तुम्हें बस ये देखना है कि सारी, अगर कोई भी गैस हमारे पास आइडियल है तो उसके लिए तो Z1 होगा, चाहे कोई भी हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी हो, ठीक है। अगर वो आइडियल गैस है तो उसका Z क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर वो रियल है कोई भी गैस तो उसका Z या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, बस ये। और अगर Z ग्रेटर देन 1 है मतलब रिपल्सिव फोर्स है, और Z लेस देन 1 है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। यस सर। तो ना हमारे पास ये हो गया Z या कंप्लीट फैक्टर, जो कि हम रियल गैस और आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर रियल गैस इक्वेशन। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं वन ड्र वाल इक्वेशन, ठीक है। रियल गैस इक्वेशन या वन ड्र वाल इक्वेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों करेक्ट है। ओके, रियल गैस इक्वेशन या दूसरा है हमारे पास वंडर वॉल इक्वेशन। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, या फिर पीवीएम इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास है आइडियल गैस, बोथ आर सेम। नाउ रियल गैस इक्वेशन क्या होगी, तो देखो रियल गैस में जो चेंज है वो आता है प्रेशर में एंड वॉल्यूम, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो रियल गैस के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ ये आती है, देखो। तो रियल गैस इक्वेशन जो है वो ये रहेगी, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। अभी बताएंगे ए और बी क्या है, वो भी बता सकते हैं। तो ये हो सकती है, या फिर इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम अगर तुम इसको लिखोगे तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास है रियल गैस इक्वेशन। ओके, दीज आर रियल गैस इक्वेशन। दो फॉर्म हो गए, एक मोलार वॉल्यूम के टर्म्स में हो गई, और एक लाइक इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम नहीं, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो हमारे पास दो फॉर्म में हमने रियल गैस इक्वेशन लिया, जैसे ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, वैसे ही रियल गैस इक्वेशन है। तो रियल गैस और आइडियल गैस में किसका डिफरेंस आता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, ठीक है। तो प्रेशर वाला टर्म एंड वॉल्यूम वाला टर्म जो है वो चेंज हो गया, देखो। बाकी राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है सेम रहा, सॉरी एक दिस इज एनआरटी, ठीक है। सो राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है वो सेम रहा, उसमें चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में चेंज आया, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंट, ठीक है। डेरिवेशन है बट वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे में, इसलिए हम वो डिराइव नहीं करा रहे हैं। यस, ये इक्वेशन याद रखनी है हमें, ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है।
यस हर्षिल। हो गया सभी का, आगे चलें। नाउ यहाँ पर ए एंड बी क्या है वो बता देते हैं। तो ए जो है एंड बी, इनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड रियल गैस कांस्टेंट और वन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, ए एंड बी को हम क्या बोल सकते हैं, रियल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं या वन डर वाल कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ ए जो है ये हो जाएगा, देखो क्या होगा ए का यूनिट, तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है, पी के यूनिट के इक्वल है ना, बिकॉज ये पूरे पार्ट का यूनिट सेम ही है ना। तो जो प्रेशर का यूनिट है वही ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का यूनिट। तो ए का जो यूनिट है ये हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मोल माइनस 2, ये हमारे पास ए का यूनिट हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ बी की, तो ये क्या आएगा, तो देखो एन इंटू बी का जो यूनिट है वो वॉल्यूम वाला यूनिट होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं एन इंटू बी का यूनिट लीटर वाला होना चाहिए ना। एन इंटू बी का जो यूनिट है वो लीटर वाला होना चाहिए। तो बी का यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट हो जाएगा लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये ए एंड बी के यूनिट हो गए। बोलो। Sir, if there are two constants, why isn't B considered to be like a magnitude of A? Like, if B and A are related, why can't we just use A in the formula? सॉरी, Sir, for example, if we consider A to be 10 and B to be 100, why can't we just write A as 0.1 B? Why do we need two constants? प्रेशर अलग, प्रेशर चेंज हुआ और वॉल्यूम चेंज हुआ ना भाई इसमें, मतलब प्रेशर का जो हमारे पास कुछ डिफरेंट फैक्टर से चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंट करेक्शन टर्म आया प्रेशर में, वॉल्यूम में कुछ डिफरेंट करेक्शन टर्म आया, तो व्हाई आर यू लाइक टेकिंग लाइक पॉइंट टू, मतलब मैं समझा नहीं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो। प्रेशर में कुछ करेक्शन हुआ एंड वॉल्यूम में कुछ करेक्शन हुआ, तो प्रेशर में जो करेक्शन हुआ वाले पार्ट को वी आर टेकिंग इन Yes, sir, I understood the values are different. Yes, sir, understood. हाँ, I thought they're the same quantity. सेम क्यों नहीं आया, ये वाला और ये वाला पार्ट सेम क्यों नहीं आया, दैट यू आर आस्किंग। Yes, sir. Like I thought, why can't we just write them as the same thing? Like, why can't we just give NB a number and then write it as the same thing? तो वो तो डिफरेंट चीज है, वो तो कुछ अलग आया ना, वो तो मतलब कि हमारे पास जो, वही मैं बोल रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू डेरिवेशन, वो डेरिवेशन तुम्हारे पार्ट में नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। ठीक है, वो हमने डिराइव नहीं किया। तो ये इसमें क्या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है, ये जो है इसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है, एंड ये वाले पार्ट में हमारे पास अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट रीजन, नॉट ड्यू टू सेम रीजन। ठीक है, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म डिफरेंट रीजन की वजह से है, प्रेशर का करेक्शन टर्म डिफरेंट रीजन की वजह से। तो दोनों कॉन्स्टेंट सेम कैसे आ सकते हैं, ये दोनों टर्म सेम कैसे आ सकते हैं, वो टर्म आर डिफरेंट। तो नाउ यूनिट ऑफ ए जो है दैट इज एटीएम
liter square per mole square and unit of B is liter per mole. ठीक है. Now A जो है depends upon attraction. A जो है वो depend upon attraction forces. जितना ज्यादा A होगा तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा याद रखना A का वैल्यू आएगा. ठीक है. तो A जो है वो अट्रैक्शन पे डिपेंड है. जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा A. जैसे मान लो हम यहाँ पर कंपेयर करें HF, HCl, HBr एंड HI. इन सभी का मान लो हम A कंपेयर करें तो बताओ किसका A सबसे ज्यादा होगा. तो यहाँ पर यूज होगा केमिकल बॉन्डिंग का. केमिकल बॉन्डिंग में अट्रैक्शन फोर्स बताए थे ना. तो किसका A सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा. तो देखो HF मतलब जनरली मोलार मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है. तो हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए था. ओके. ये हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए था A का, क्योंकि मोलार मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है. लेकिन HF में एक एक्स्ट्रा चीज हो रही थी. याद है क्या थी वो. HF में क्या हो रहा था एक्स्ट्रा, याद आया. केमिकल बॉन्डिंग हमने बताया था HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओके. तो हमारे पास ये रहेगा ऑर्डर. ओके. तो ये है ड्यू टू मोलार मास. एंड ये है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. ये है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है. तो हमारे पास A जो है वो अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा A का वैल्यू होगा. तो यहाँ पर तुम केमिकल बॉन्डिंग का यूज कर सकते हो. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग हमने तुम्हें अट्रैक्शन वगैरह के बारे में बताया. बोलो. सर ये सारी गैसेस रहेगी, लाइक ऑल ऑफ दीज आर गैसेस. हाँ हाँ हाँ. ओके सर. वो A का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है और B का. ऑब्वियसली ये तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा ना. तो लाइक वो क्वेश्चन में देंगे ये सब. क्वेश्चन में क्यों देंगे, मतलब जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं. ठीक है. अच्छा. ओके इस ओके. पार्ट पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा. वो तुमसे जैसे भी यही वाला क्वेश्चन बना लो, जैसे हमने अभी लिखा है यही वाला बना लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ A. यस सर. ओके. ठीक है. तो न्यूमेरिकल इस वाले पार्ट पे जनरली नहीं आएगा, थ्योरेटिकल बना. तो जो हम लिख रहे हैं वो उसका उसमें एप्लीकेशन होगा कि A किस पे डिपेंड कर रहा है. ओके. लिख लिया सबने.
तो ये हो गया ए का। नाउ अब बात करते हैं बी की। तो बी जो है ये होता है एक्चुअली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल। तो बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। ओके, बी का फॉर्मूला होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। तो दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ तो ये डिपेंड करेगा साइज पर। हम साथ साथ देख सकते हैं 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए आ रहा है ना, तो इसकी साइज आ गया ना। तो जितना ज्यादा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा उतना बड़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बी हो जाएगा। जैसे मान लो हमें कंपेयर करना है बी H2 O2 N2, ठीक है, इनका मान लो हमें बी कंपेयर करना है। तो सबसे छोटा साइज किसका है यार, H2 का, है ना, H2 का साइज सबसे छोटा है। फिर O2 और N2 में किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है? O2 का साइज छोटा होगा या N2 का छोटा होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका साइज छोटा होता है? ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज क्या होता था, डिक्रीज होता था ना। लेफ्ट टू राइट जाते थे साइज डिक्रीज होता था, ठीक है। तो H2 का सबसे छोटा, फिर O2 एंड देन N2, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास बी आ सकता है। ओके, तो बी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, बी डिपेंड करेगा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। जितना बड़ा गैस मॉलिक्यूल है उतना ही बड़ा उसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। बोलो। सर अगर आइडियल गैस में ये वाला वॉल्यूम एक्सक्लूड करते हैं तो रियल गैस में ऐड करना चाहिए ना। आइडियल गैस में अगर देखो क्या भी है, एक्चुअली भाई मैं बोला वो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो। देखो क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम एक्चुअली हम कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, बट उसको क्यों लेते थे, क्योंकि हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है ना। उसका यस एक्चुअली रीजन क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, सॉरी गैस का वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, गैस का वॉल्यूम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि ऐसा वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर पाए विदाउट एनी कोलिजन। ओके, तो अभी गैस मॉलिक्यूल पूरे, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूँ तो पूरे कंटेनर में थोड़ी गैस मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे। ओके, कुछ पार्ट जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। कौन सा पार्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम वाला पार्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास अभी जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये जो है ये कंटेनर का वॉल्यूम हो गया V, और ये जो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। बोलो। सर, तो हम रियल गैस सॉरी आइडियल गैस में सिर्फ वी लेते थे, अब हमने इसमें से ये वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दिया ताकि हाँ तो वी एक्चुअली अवेलेबल रियल, नहीं है। हाँ तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ये वाला पार्ट है, V माइनस एन बी इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक ओके है। सर। सर और ए को क्या बोलते हैं फिर? ए तो अट्रैक्शन वाला है ना, बोला ना।
नहीं नहीं लाइक Here भी जिसका नहीं, वो कुछ नहीं, उसको जस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। बी को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल बोल देते थे, बट ए के साथ ऐसा कुछ नहीं, ए जस्ट कांस्टेंट। ओके ठीक है, बी को बी भी कांस्टेंट है एंड ए भी कांस्टेंट है, बट बी का एक और नाम बोलो। तो सर मतलब मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम में नहीं घूमता है, खाली वो मतलब पूरे वॉल्यूम में घूमेगा कंटेनर के, खाली एन बी की जगह नहीं घूमेगा ना। हाँ हाँ, मतलब वो एनबी वाला वॉल्यूम एक तरह से एक्सक्लूड रहेगा, उतने पार्ट में मतलब वो गैस मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, उसके बच्चे मतलब उसके बच्चे वाले पार्ट में मूव घूमेगा नहीं, मूव करता हूँ। ठीक है, उसके बच्चे हुए पार्ट में गैस मॉलिक्यूल मूव करेंगे, वो एनबी वाले पार्ट में मूव नहीं करेंगे। और सर ये b इक्वल टू 4 into 4/3 एन पाई आर क्यूब एन है, वो कैसे ऐड है? डेरिवेशन है, डेरिवेशन। वो उसका मतलब एक ही है सर, वो v माइनस एन बी का और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही मतलब है दोनों का। हाँ, बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसको एन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास गैस के एन मोल्स हों, दैट्स व्हाई ये मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, एक मोल ने बी वॉल्यूम एक्सक्लूड किया, एन मोल ने एन बी वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो कंटेनर का वॉल्यूम बी था, उसमें से एन बी एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो बी माइनस एन बी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। लिख लिया क्या सबने? और फिर लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज बढ़ता है कि कम होता है? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? यस सिद्धार्थ, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इंक्रीज होता है। वेरी गुड अर्चिल, वेरी गुड, नाम रोशन कर रहे हो मेरा। पीरियोडिक मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें? पीरियोडिक मैंने नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों को? उसमें मैंने क्या बताया था कि इंक्रीज होता है, तो मैंने नहीं पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया? वो सर ने इंक्रीज बताया तुम्हें। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। ओके, तो नाइट्रोजन जो है वो पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। ओके, चलो होमवर्क नोट कर लो अभी। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सेवेंटी टू, सेवेंटी सेवन, 77 to 81, then 83, एंड 84। ठीक है, सो ये आज का होमवर्क है।
नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट या वी विल फिनिश गैस स्टेट, ठीक है। बोलो, अभी भी कुछ डाउट है क्या? सर आप वो जेड वाला पार्ट में जा सकते हो प्लीज? जेड वाला क्या? जेड वाला जो पार्ट था वो वाला। जेड वाला किधर? सर प्रीवियस पेज पे ना, प्रीवियस पेज। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ वाला, कंप्रेसिबिलिटी वाला सर कंप्रेसिबिलिटी वाला। कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, इससे पहले। सो वो इससे पहले वाले रफ हो चुके हैं। अच्छा सर, क्या समझना है? मैं पूछ रहा हूँ, जब हम लाइक रियल गैस लेते ऊपर और नीचे आइडियल गैस ले गए, वी कैन नॉट टेक डिफरेंट गैसेस, जैसे मैंने आपको जो चार्ट में हाँ तो बताया था। बताया ना तुझे, सेम लेना। सर डिफरेंट लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम मतलब एक्चुअली वो डिफरेंट डिफरेंट का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। आइडियल मतलब आइडियल, तो आइडियल मतलब आइडियल बोलते तो सारी गैस आइडियल। नहीं बट सेम गैस ना, नाइट्रोजन का रियल, नाइट्रोजन का आइडियल, अरे नहीं तो ये एक गैस रियल और एक गैस आइडियल कैसे? वो या तो वो रियल है या आइडियल है, सिंपल है ना यार। तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे? कंपैरिजन वो सेम गैस के बेसिस पर होगा। तुम सेम अगर वैसे कंपेयर करा रहे हो तो सेम गैस के बेसिस पर। हाइड्रोजन अगर वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा तो क्या है, अगर रियल की तरह करेगा तो क्या है, ठीक है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का ही मान लो हम प्रेशर कंपेयर कर रहे हैं, रियल गैस के टाइम क्या है, आइडियल के टाइम क्या है, उसी का वॉल्यूम बोल रहे हैं, रियल के टाइम क्या, आइडियल के टाइम। ओके ओके सर। अगर वो हाइड्रोजन मतलब रियल होता तो कितना वॉल्यूम होता, आइडियल है तो कितना वॉल्यूम। सिमिलरली प्रेशर आइडियल होता तो कितना रियल है, तो ठीक है। तो सेम गैस के लिए बोले। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। हर्षिल का भी कुछ डाउट है, बोलो। तो सर अपन अगर आइडियल करते हैं तो सेम गैस होना चाहिए दोनों में? हैं? आइडियल का सेम, आइडियल करते हैं अपन, जैसे रियल अपन आइडियल तो होता नहीं है, तो मतलब आइडियल अपन आइडियल करते हैं आइडियल गैस, तो दोनों गैस सेम होना चाहिए। अब वो तो सेम ही है ना, बनाया है ना फिर वो। और सर वो ए और बी वाला पार्ट सुनना है क्या? ए और बी वाला क्या? वो जो इक्वेशन है रियल गैस का, हाँ हाँ, वो इक्वेशन एक बार समझना ना। याद करना है इक्वेशन, समझना नहीं, याद रखना। तो इसमें सर वो इक्वेशन समझ नहीं रहा, मतलब इसलिए हैं? इक्वेशन याद रखना है ना, उसमें समझना थोड़ी, याद रखना है इक्वेशन। तो वो ए अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है और बी इस पे हाँ वो तो मैंने बताया कि कौन किस पे डिपेंड करता है। ए डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए, और बी डिपेंड करता है साइज पर, जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा ए, सॉरी उतना बड़ा बी। तो सर वो आपने सेकंड इक्वेशन लिखा था उसमें वो हाँ n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर था, तो v अपॉन n इक्वल टू vm होता है ना। हाँ तो v बाई एन जो है vm हो गया ना। तो यहाँ पर n अपॉन v है ना। एन अपॉन वी क्यों है भाई, वी बाई एन ही है ना, क्या बात करते हो। ये जो है इसको तुम वी बाई एन का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? ऐसे लिखो ना उसको। हाँ सर, अच्छा समझ आया? यस सर। हाँ, सिमिलरली ये एन जब इधर जाएगा तो यहाँ पर v बाई एन हो गया और ये n कैंसिल आउट हो गया, तो ये v बाई एन जो है ये भी vm आ गया। अच्छा ओके सर। तो मतलब ये फॉर्मूला का बाहर करना है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस आप कल कराएंगे इसके बेसिस पे? इसका एप्लीकेशन करके डिफरेंट फॉर्म हमारे पास आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। न्यूमेरिकल कोई नहीं आता है। जी सर, तो वही खाली डाउट क्लियर करना था। इसके हम 3-4 केस लेंगे तो इक्वेशन वहां पर थोड़ी चेंज हो जाएगी 3-4 केस लेने पर, तो वो केस के साथ कैसे इक्वेशन चेंज होती है वो याद रखना है। जी। यस सिद्धार्थ, करेक्ट है।